Good evening, all of you. Welcome to our filler form channel. So, we are starting now our class today. So, welcome all. और जल्दी जल्दी ज्वाइन करना शुरू कर दीजिए. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. अभी कई लोग फिलर फॉर्म के साथ जुड़ रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं. सो आई एम वेटिंग फॉर यू. सो नाउ ज्वाइन योर क्लास फास्ट. जो जुड़ते जा रहे हैं प्लीज़ थम्स अप करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप जुड़ गए हैं मेरे साथ. अपने अटेंडेंस शो करने के लिए विथ योर नेम और थम शो करेंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में. सो वेलकम ऑल. अब तक काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं. हम आगे बढ़ते हैं. फिलर फॉर्म एक एजुकेशनल वेबसाइट है जहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं. फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हैं यहाँ पे. बेसिकली कंप्यूटर क्लास जो आपको मिल रहे हैं उसमें बेसिक कंप्यूटर, वेब डेवलपमेंट और हैकिंग, ये सारी चीज़ें आपको इजीली यहाँ अवेलेबल हैं, जो कि आपको गवर्नमेंट सेक्शन में इजीली मदद करेंगी कि आप जैसे हर जगह आप अगर जाते हैं तो आपको कंप्यूटर की बहुत नीड होती है, कंप्यूटर की आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है. तो कंप्यूटर में आप इसमें बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो है वो कर सकते हैं. दैट इज़ वेरी इजी. और राघवेन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं. थैंक यू फॉर कमिंग राघवेन. हाउ आर यू? थम्स अप इन्होंने शो कर दिया पर बहुत लोगों ने अभी तक शो नहीं किया है. मुझे पता ही नहीं चल रहा है कितने लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ. तो प्लीज़ अपना थम्स अप शो करते रहें, मुझे पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ गए हैं. थैंक यू राघवेन. तो हम कह रहे थे कि यहाँ हमें फ्री ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं, कंप्यूटर क्लासेस, जिसमें बेसिक कंप्यूटर, वेब डेवलपमेंट, हैकिंग, ये सब इतना इम्पोर्टेंट आजकल हो गया है. कई लोग कंप्यूटर से सोचते हैं कि ओ छोड़ो, छोटा मोटा कोर्स है, कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं, शौकिया कर लेते हैं. बट आप आजकल कहीं भी चले जाइए. पहले टीचिंग में लगता था कि उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, हमको तो क्लासरूम टीचिंग करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, कॉपीज़ चेक करनी है और निकल आना है. बट अब ऐसा नहीं रहा. हमने कोरोना काल में ये देखा और ये सीखा कि भले कितना बड़ा डिज़ास्टर हमारे साथ बीत रहा है, लेकिन फिर भी बच्चों की पढ़ाई को हार्म नहीं होना चाहिए. उसको हमने फर्स्ट प्रेफरेंस दी और हमने बहुत कुछ टेक्निकल इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करके बच्चों के लिए स्मार्ट बोर्ड बहुत सारे स्कूलों में अवेलेबल करवाए हैं. तो ये सारी चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई हैं, हमको जानना इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है, जिससे कि हमको ये पता चल जाता है कि हाँ, एक टीचर के लिए भी कंप्यूटर कोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है. पहले समय में नहीं हुआ करता था, बट अब बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक टीचर को भी कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो स्मार्ट बोर्ड हैं उसको जब आप ऑपरेट करेंगे तो उसमें सारे फंक्शंस आपको
कंप्यूटराइज्ड ही मिलेंगे, सारा कुछ कंप्यूटर ही है वो। तो इसलिए ये बेसिक कोर्स जो हैं इतने अच्छे ढंग से यहाँ समझाए जाते हैं फिलअप फॉर्म पे। तो इस एजुकेशनल वेबसाइट से आप जुड़िए और फ्री ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं इनका फ़ायदा उठाइए। ये आपके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा मददगार आगे साबित होगा, जो आपको करना चाहिए। क्योंकि बैंक में भी आप चले जाइए, बैंक में भी आजकल इतना कुछ जो भी काम हो रहा है, तो ये सारा कुछ आप देखेंगे कि कंप्यूटर के थ्रू ही हो रहा है। और कंप्यूटर क्या करता है कि हमारा टाइम को बहुत सेव कर देता है, फास्ट वर्किंग करता है, और इसमें गलतियां होने की मतलब ना के बराबर संभावना होती, गुंजाइश होती कि गलतियां इसमें मोस्टली नहीं होती हैं। और बहुत फास्ट हमारा टाइम सेविंग प्रोसेस है, इजी प्रोसेस है, और हर किसी के लिए ये ज़रूरी है। तो कंप्यूटर के जो कोर्सेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसमें आइए और ज्वाइन करिए। देन नेक्स्ट है हमारा कोर्स। क्योंकि एजुकेशनल वेबसाइट है, आपको पहले ही बताया गया है, तो इसमें हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो पीजीटी, टीजीटी के लिए, यूएसएसबी के लिए है, और आपके एनवीएस के लिए है। ये सारे कोर्सेज हैं। सीटेट के लिए तो मैं आपका ले ही रही हूँ एनवायरनमेंट का क्लास, ये आपको पता ही है। तो इसमें देखिए कि ये सारी जो क्लासेस हैं ये सुबह स्टार्ट हो जाती हैं 8 o'clock से, और नाइट में आपकी चलती है 10 o'clock तक। तो ये सुबह से लेके पूरा रात तक आपको एंगेज रखेंगी। आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना टाइमिंग चूज़ करना है। सो 8 o'clock इन द मॉर्निंग करेंट जीके की क्लासेस होंगी जो आप अटेंड कर सकते हैं, जिनको करेंट जीके का नॉलेज चाहिए। ये आपका मॉर्निंग 8 to 9 रहेगा। ये 1 आवर की क्लासेस होंगी, तो 8 to 9 करेंट जीके, देन 9 AM एसएसटी क्लास, देन 10 AM मैथ्स की, 12 PM जीके की। देखिए 10 जो मॉर्निंग में आपकी क्लास है मैथ्स के बाद, आपकी 11 to 12 कोई भी क्लासेस नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा आपको ब्रेक मिल जाता है। ये इसलिए है कि आप कंटिन्यू देखिए, आपने 3 घंटे पढ़ाई की, फिर आपको थोड़ा सा ब्रेक तो चाहिए, है ना। और उसके बाद फिर आप जब 12 बजे से फिर शुरू करते हैं, 12 o'clock से आपकी 1 घंटे की क्लास रहेगी जीके की, और फिर 1 बजे आपकी रहेगी जनरल इंग्लिश की क्लास। गुड इवनिंग श्वेता, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो हमारे देखिए मेंबर्स भी अब बढ़ते जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज फर्स्ट डे क्लास है और हमारे मेंबर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ये क्या, पढ़ाने में जोश आ जाता है कि हाँ अब हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत अच्छा बोल रही है मैम, थैंक यू यश, थैंक्स फॉर कमिंग, वेलकम ऑल। बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। अब काफ़ी लोग आ गए हैं। तो वैसे तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं आप लोग की ईवीएस की क्लास लेने वाली हूँ। आई एम सोनाली, और अब से डेली इवनिंग हम मिल रहे हैं लाइव क्लासेस, और आप लोग डेली ज्वाइन करिए। इससे आप लोग को बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत सारे एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। और रेगुलर जब आप ज्वाइन करेंगे तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपने कॉपी और पेन आप ज़रूर रखिए। क्योंकि क्या होता है कि कई चीज़ें हम सोचते हैं कि हमें तो याद रह जाएंगी, बट वो याद रहती नहीं है। तो मैंने भी यहाँ पे एक डायरी नोट रखा हुआ है, इसलिए कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर नहीं कर पा रही हूँ, तो वो मैं उसकी एक छोटी सी पीपीटी बना लूँगी, आपको शो कर सकती हूँ। तो ये इजी आपके लिए भी बहुत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग को ज़रूर एक कॉपी पेन रखना है एवरीडे, और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आप अलग अलग बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी आपकी। फिर आप ढूंढते रहेंगे कि अरे मेरी ये वाली नोट्स कहाँ गई, वो वाली नोट्स कहाँ गई। तो इसका आप अपने हिसाब से अलग अलग आप कॉपियाँ बना लीजिए। नोटबुक जो भी आप बनाना चाहते हैं, डायरी मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो नोट करके रख लीजिए। तो हम पहुँचे थे कि हमारी जनरल इंग्लिश की क्लास है, और सेम टाइम पे देखिए 1 बजे ही आपकी जनरल इंग्लिश के साथ साथ संस्कृत की भी क्लास है। तो जिनको दोनों देखना है वो किसी एक को उस टाइम लाइव देखेंगे और एक की वीडियो देखेंगे। तो इस तरह से आप अटेंड दोनों ही कर सकते हैं। आपको ये सुविधा इसमें मिल जाती है। लाइव क्लास में आपको फ़ायदा ये होता है, आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपके जो डाउट्स होते हैं वो तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं तुरंत आपके डाउट सॉल्व करूँगी। तो हाँ श्वेता जी, वो श्वेता जी का कहना है क्वालिफाइड हो जाएंगे सीटेट, बिल्कुल हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। इसमें देखिए शक नहीं रखना है कोई भी कि हम जीतना ही है। हम तो टीचर्स हैं ना, टीचर्स कभी हार नहीं मानते, बल्कि हम दूसरों को जीतना सिखाते हैं। और हम कैसे हार मान सकते हैं। तो हम ज़रूर बिल्कुल 100% हम जीतेंगे। और अपना जो टारगेट है उसको बिल्कुल ध्यान में रखिए, और उसके लिए अपना जितना हार्डवर्क कर सकते हैं वो करिए। तो आपकी जो क्लासेस थी 1 बजे 2 आपके सब्जेक्ट की क्लासेस हैं। एक इंग्लिश की क्लास है जो जनरल इंग्लिश है,
और संस्कृत की क्लास है जो आप एक लाइव और एक आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आपको वीडियो भी अवेलेबल है। और देन आपको फिर एक ब्रेक मिलता है, लंच ब्रेक 2 से लेकर के 3 तक, और जो कि अच्छा है कि एक ब्रेक मिल जा रहा है आपको बीच में। 3 बजे से 4 बजे तक आपकी CDP की क्लास रहेगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, तो इसको भी ज़रूर ज्वाइन करिए। 4 o'clock रीजनिंग ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्लास, ये ज़रूर ज्वाइन करिए। ये रीजनिंग तो ऐसा है कि अगर इसमें आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। होम साइंस 5 o'clock और 6 o'clock तो आपको ज्वाइन करना ही है क्योंकि वो मेरी क्लास है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। 7 o'clock कंप्यूटर, देन हिंदी की क्लास जो है वो आपको एक ब्रेक मिल जाता है डिनर वगैरह के लिए, तो उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो भी कोर्स है ये आपको फुल कोर्स समझ में आ गया होगा PGT TGT के लिए। तो ये जो फुल कोर्स हैं ये 15 अगस्त से स्टार्ट हैं। आज से वैसे हमारा एनवायरनमेंट का क्लास शुरू हुआ है और CDP की क्लास शुरू हुई है, बाकी सब तो चल ही रही हैं। देखिए इसमें एक नंबर शो कर रहा होगा स्क्रीन पे आपको, 8209837844। इस पर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो ये आप डायरेक्टली वहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इधर तक किसी को कोई कुछ पूछना है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट अगर है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी सीटेट की बैच है, ऑलमोस्ट टाइमिंग वही है जो आप उस समय देख रहे थे। इसमें SST आपका ऐड हो जाता है 9 o'clock, 10 o'clock मैथ्स, जनरल इंग्लिश की आपकी 1 बजे की है जो संस्कृत के साथ है, ये आप जानते ही हैं, और 3 o'clock CDP, रीजनिंग, एनवायरमेंटल, कंप्यूटर एंड हिंदी। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इसमें जो क्लासेस हैं इनका एक बहुत अच्छा टाइम टेबल बना है। मैंने पहले भी आपको बताया कि एक आपको छोटा सा लंच ब्रेक मिल जाता है, उसके बाद आपको रात में डिनर के लिए भी टाइम मिल जाता है। तो ये कुछ देखते, सोचते और समझते हुए ही इस चीज़ को तैयार किया गया है, टाइम टेबल को। इसमें टाइम मैनेज किया गया है। तो टाइम मैनेजमेंट देखिए आपको स्टार्टिंग से ही दिख रहा होगा, हमारे बैचेस ही इस तरह से बने हैं कि उसमें टाइम मैनेजमेंट को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया। कोई भी और टाइमिंग नहीं ली गई है, जिससे कि आप इजीली आप क्लास कर सकें, इस तरह की टाइमिंग आपको दी गई है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो टाइम मैनेजमेंट है, अगर आपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर लिया है तो आपका आधा काम तो ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि आपको बीच में फिर पढ़ने के लिए, खुद स्टडीज़ के लिए टाइम मिल जाता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका मॉर्निंग में 9 से और नाइट में 10 तक आपका क्लास चलेगा। यहाँ तक भी आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरी है तो आप अभी मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और नंबर आपको शो हो ही रहा है। तो आगे बढ़ें, थम्स अप दिखा दीजिए भाई, मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंटल साइंस जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ेंगे क्या, हमारा सिलेबस क्या है, ये हमको सबसे पहले जानना ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस के बिना तो हम पढ़ ही नहीं सकते। हमें यही नहीं पता है कि हमको पढ़ना क्या है। टाइम पता चल गया, हमें पढ़ना क्या है ये पता नहीं है। तो अब सिलेबस की बारी आती है, तो आगे बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस देखने में तो बहुत इजी लग रहा है, पढ़ने में भी आपको इजी ही लगेगा। अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और इसमें सबसे पहला आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स रिलेशनशिप्स। तो इसमें फैमिली जो मुझे बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है कि फैमिली, आप सब जानते हैं कि फैमिली का इम्पोर्टेंस किसी भी पर्सन के लाइफ में क्या होता है, कितना इम्पोर्टेंट होता है फैमिली का होना। जिनके पास फैमिली नहीं है, जो अकेले हैं, जो हॉस्टल्स में रह रहे हैं या किसी जॉब के कारण फैमिली से दूर हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनको मालूम चलती है कि फैमिली का इम्पोर्टेंस क्या होता है। श्वेता मैम पूछ रही हैं कि PDF कैसे मिलेगा। यस, हाँ, PDF आपको मिल जाएगा, जो नंबर हमने शो किया हुआ है वहाँ मिल जाएगा आप लोगों को। आगे मैं बताऊंगी कहाँ से आप लोगों को कैसे कैसे PDF मिलेगा, नोट्स सब कुछ मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए उसकी। आज तो फर्स्ट क्लास है, बस एक तरह से आप समझ लेंगे, मेरे साथ जुड़ जाएंगे, मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है। सजेशंस भी आप देते रहेंगे ताकि मैं आगे आप लोग के लिए जो भी PPT तैयार करूँगी उसके अकॉर्डिंग, आपके डाउट्स के अकॉर्डिंग तैयार करूँगी। ओके फाइन, यहाँ तक क्लियर है सबको। तो फैमिली जो है, मैं कह रही थी कि फैमिली का इंपॉर्टेंस वो लोग ही जानते हैं जो फैमिली से दूर रहते हैं, जो हॉस्टल में रह सकते हैं कई लोग, या कोई जॉब के कारण कहीं बाहर रह रहे हैं, किसी भी कारण से उनको अगर अलग रहना पड़ता है अपनी फैमिली से, तो वो समझ सकते हैं कि एक फैमिली का इम्पोर्टेंस लाइफ में सबसे बड़ा है। हमारा ओरिजिन ही फैमिली से है, हमारा जन्म ही वहीं से हुआ है,
तो फैमिली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगी ही होगी, क्योंकि उसके बिना तो हम सर्वाइव करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और फैमिली में जब हम जुड़ते हैं सब लोगों के साथ, तो हमारे पास चॉइस नहीं होती है। कैसे? हमारा जन्म कहाँ होगा ये हम तय नहीं करते हैं, ये हमारे को एक तरह से ये गॉड गिफ्ट मिला होता है। गॉड की तरफ से हमारे लिए एक गिफ्ट है कि हमने इस फैमिली में जन्म लिया है। और जैसे गॉड गिफ्ट हमारे लिए वो फैमिली है, हम भी उस फैमिली के लिए गॉड गिफ्ट ही हैं, क्योंकि उनके पास भी चॉइस नहीं होती है, हम उनके लिए गॉड गिफ्ट ही होते हैं। तो जो गॉड का दिया हुआ गिफ्ट है दैट इज़ वेरी प्रेशियस, वो बहुत ही अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। और उसके बाद नंबर 2 पे आता है फ्रेंड्स। तो आपके सानिध्य में सब हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इस तरह से अगर आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा पढ़ाने में। और आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि और लोग जो जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो आके जुड़ें मेरे साथ, और कोई भी आपको डाउट्स हैं तो उसको क्लियर करें। बहुत अच्छा लगेगा, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना अच्छा लगेगा। उतने तरह की, देखिए आप लोग भी टीचर ही हैं और टीचर की आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ये नहीं है कि मैं आप लोगों को हर चीज़ सिखाऊंगी। कई चीज़ें मुझे भी मिलेंगी आपसे सीखने। तो ये सीखने का जो सिलसिला है ये चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हैं और हमेशा सीखते हैं, है ना। तो जो हम इस एजुकेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़े हुए हैं, यहाँ नॉलेज अनलिमिटेड है, और हमको किस तरह से वो नॉलेज बटोर लेना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से नॉलेज को गेन करें। जहाँ से आपको मिलता है आप वहाँ से नॉलेज लीजिए। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में, फैमिली का तो मैंने आपको बता दिया है, फ्रेंड्स के बारे में आप जानते ही हैं। और कई लोग एग्री कर रहे हैं, यश जी एग्री कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग जुड़ते जा रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बॉन्डिंग सी बन रही है हमारी। और अगर आप रेगुलर अटेंड करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये फ्रेंड्स के बारे में तो अब आप लोग ही बताएंगे कि आप लोग के कितने फ्रेंड्स हैं। किसी किसी के एक ही होता है फ्रेंड जो बेस्ट फ्रेंड होता है, और कई लोगों के इतने सारे फ्रेंड्स होते हैं कि उनकी गिनती करना मुश्किल हो जाता है। तो गुरु गोविंद दाऊ खड़े काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बुलाओ। थैंक यू, बहुत अच्छा आप लिख रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है जुड़ के आप लोगों के साथ। आज फर्स्ट डे है और मुझे लग ही नहीं रहा है कि आज मेरा फर्स्ट डे है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। देन हम रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। तो रिलेशनशिप में देखिए, रिलेशनशिप बहुत तरह से हो सकती है। जैसे हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ हमारे नेबर्स हैं और हमारे हेल्पर्स हैं, और हम किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं तो वहाँ हमारा कोई ग्रुप है। तो इस तरह से हम अलग अलग ग्रुप से, कई बार कोई एनजीओ से जुड़े होते हैं, कहीं वर्किंग करते हैं तो वहाँ पे जो काम करने वाले हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ जुड़े होते हैं, तो उनसे हमारा रिलेशनशिप होता है। तो ओके, तो इस तरह से हमारे रिलेशनशिप तो बहुत सारे होते हैं। तो गुड रिलेशनशिप भी एक तरह से हमारे हाथ में ही होता है काफ़ी हद तक, कि हम किसी से गुड रिलेशनशिप किस तरह बनाते हैं। एक रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंस क्या होता है लाइफ में, ये वही समझ सकता है जब किसी बुरे समय में उस रिलेशन का आपको फ़ायदा मिलता है, मदद मिलती है, वहाँ से हेल्प मिलती है। तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपको हेल्प देनी भी पड़ेगी। तो रिलेशनशिप जो होती है ये दोनों तरफ से होती है। फ्रेंड्स में भी यही होता है कि फ्रेंड्स जो है एक तरफ से फ्रेंड नहीं होते हैं, दोनों तरफ से ही फ्रेंड होते हैं। तो ये रिलेशनशिप के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्लांट। प्लांट के बारे में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। प्लांट्स के पार्ट्स हैं, फ्लावर्स के पार्ट्स हैं, कौन से एक्वेटिक प्लांट हैं, कौन से ज़मीन में उगने वाले प्लांट हैं, कौन से प्लांट जो हैं अब नहीं हमें मिलते हैं, बहुत रेयर प्लांट हैं, और हर्ब्स कौन से हैं, मेडिसिनल कौन से हैं। तो ये सब प्लांट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उनके जैसे फोटोसिंथेसिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ प्लांट, तो फोटोसिंथेसिस को मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को क्लियर करूँगी। आगे आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो हम इसमें पढ़ाएंगे उसको कुछ कुछ चीज़ें आप प्रैक्टिकल घर पे भी कर पाएंगे। एनवायरनमेंट साइंस में फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये होता है कि बहुत सी चीज़ें हम घर में भी कर सकते हैं ट्रायल। जैसे फोटोसिंथेसिस है, इसका मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जब हम छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी टीचर से कहा करती थी कि बेटा आप जाइए और 2 पौधे लगाइए गमलों में, सेम पौधे आप लगाइए। एक को आप ऐसी जगह रखिए जहाँ बहुत अच्छी सनलाइट आती हो, एयर वाटर आप प्रॉपर उसको दीजिए और उसको ध्यान रखिए थोड़ा सा।
और एक जो आपने दूसरा प्लांट लगाया है उसको एक अंधेरी जगह पे या किसी बंद कमरे में रख दीजिए, जहाँ बिल्कुल ना धूप आती हो, ना कोई हवा आती हो, एयर भी नहीं, और पानी भी मत डालिए उसको, और उसको छोड़ दीजिए उसी तरह से। तो हम 1 हफ्ता भी नहीं लगता है मुश्किल से, और वो प्लांट क्या हो जाता है, पूरी तरह से सूख जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमें ये देखने मिलता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो हमको डायरेक्ट पता चल जाता है कि हाँ, जो प्लांट बाहर रखा हुआ था जिस पे सनलाइट प्रॉपरली आ रही थी, उसको वाटर एयर की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई तरह की इशू नहीं थी, तो वो बहुत अच्छे से प्रॉपरली ग्रो भी कर रहा है। और उसमें जो सनलाइट से जो आपका फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया हो रही है, वो बहुत अच्छे से हो रही है, और उसमें क्लोरोफिल बनता है, जिससे कि कारण पत्ता जो है, लीव्स जो हैं वो ग्रीन होते हैं, पत्ते जो हैं वो हरे होते हैं। तो ये हम देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल्स के बारे में कई तरह के एनिमल्स हैं हमारे, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं हमारे, हम कई सारे एनिमल्स हैं घर में टेम करते हैं, घर में उन्हें पालते हैं, रियर करते हैं, वो एनिमल्स हो गए। और कुछ पेट एनिमल्स हो गए। डोमेस्टिक और पेट्स एनिमल में जो भी डिफरेंस होगा वो भी आपको थोड़ा शेयर, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन शेयर करती रहूँगी मैं आपको। फिर है फूड, फूड से रिलेटेड सारी चीज़ें रहेंगी, प्लांट से हमको मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस होंगी। फिर आपका है शेल्टर, शेल्टर मतलब आश्रय, जहाँ आपने आश्रय लिया है। रूपाली मित्रा भी ज्वाइन कर चुकी हैं, वेलकम रूपाली जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और इसी तरह बने रहिए हमारे क्लास में। तो वाटर शेल्टर ये आपने देख लिया, हाँ सॉरी, वाटर शेल्टर तो आपने देख लिया कि शेल्टर हमारे रहने का जो आश्रय है, हम किस तरह के जगह में रहते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। देन फिर है वाटर, वाटर के लिए तो मतलब इतना ज़्यादा आपको इसमें रहेगा पढ़ने को, बहुत कुछ रहेगा। एक तो वाटर साइकिल आपको रहेगा, तो वाटर साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से क्वेश्चंस भी काफ़ी बनेंगे। जैसे कि आपका एनिमल वाला जो था टॉपिक, उसमें से एनिमल चेन, फूड चेन एक बनता है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी तरह से वाटर साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम ये डायग्राम्स के थ्रू पूरा समझेंगे इस चीज़ को आगे। तो वाटर में हम देखेंगे कि वाटर प्रिजर्वेशन के लिए, क्योंकि इतना क्राइसिस है प्योर वाटर का, क्योंकि अब जो है प्योर वाटर का जो परसेंटेज है वो काफ़ी डाउन हो गया है। तो कितना परसेंट प्योर वाटर हमारे अभी अर्थ में अवेलेबल है, कितना हमने बर्बाद कर चुका है, और कितना सी वाटर बन चुका है, क्योंकि सी वाटर इतना अधिक सॉल्टी होता है कि वो यूज़ में नहीं आता है, और उसको हम मतलब पेड़ पौधे में भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सॉल्टी होता है कि उसमें आप खेती, किसी तरह का एग्रीकल्चरल कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत मुश्किल वाली चीज़ है। देन आपका आ जाता है ट्रैवल, ट्रैवल में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें ट्रैवल में ही आपका ट्रांसपोर्टेशन पूरा आ जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन किस किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हम कर रहे हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट आएगा, एयर ट्रांसपोर्ट आएगा, और रेल और बाय रोड जो आता है ये आएगा। तो इसमें चीपेस्ट आप बता सकते हैं चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है? चलिए क्वेश्चन आप लोगों से अभी कर लेती हूँ कि व्हाट इज़ द चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट, आपको बताना है। कौन कौन बता सकते हैं? थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा जुड़े रहिए मेरे साथ। ग्लोबल वार्मिंग नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट किससे होता है, सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट कौन सा है, वाटर, एयर या रोड? लीशा, मोटिवेशन लीशा, गुड इवनिंग मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। तो ये आप बताएंगे कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा, हाँ बाय रोड जो है वो काफ़ी हो जाता है। तो ये लोगों के लिए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, श्वेता जी ने लिखा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है लैंड वाला जो है, यस राइट। तो ये बहुत सस्ता पड़ता है, जैसे कि हम हाँ श्वेता, यश, इन्होंने आंसर दिया है, यस बाय रोड, गुड, बहुत अच्छा। तो ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे हैं ये सबसे ज़्यादा चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट में आते हैं। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे हम लोगों को कोई बहुत सारा सामान भेजना है, कहीं गुड्स लोड करवाने हैं, तो वो शिपिंग द्वारा भी होता है, बाय एयर, एरोप्लेन से। तो उसी तरह से सबसे एक्सपेंसिव, जैसे सबसे चीपेस्ट आपका रोड है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव आपका एयर है। तो एयर ट्रांसपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा महंगा पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसमें खर्चे आते हैं, तो हर किसी के बस की बात वो नहीं होती है। तो थैंक्स फॉर आंसर, आप लोग वहाँ से आंसर भी कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू, हम क्या बनाते हैं, क्या करते हैं। तो हमारा उसमें जो भी हम काम करते हैं उसके बारे में, हमारा वर्क प्लेस, जो भी हमारा वर्किंग है, सब कुछ उसमें आ जाता है
कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हम करते हैं काम। और वर्क एंड प्ले लास्ट वाला हमारा आ जाता है, इसमें रिलेटेड टू आपका स्पोर्ट्स, है ना। स्पोर्ट्स इसमें पूरा आ जाता है कि आपके खेल कूद में क्या क्या हैं, इस तरह की चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये तो आपको पूरा सिलेबस समझा दिया मैंने। सिलेबस में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक था फैमिली। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फैमिली के बिना हमारा जीना बिल्कुल ही मुश्किल है। फैमिली की कदर वही जानता है जो फैमिली से दूर है किसी भी कारण से, या तो वो पढ़ाई के लिए किसी हॉस्टल में रह रहा है, जॉब के लिए रह रहा है, या फिर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो गर्ल्स के ऊपर बीतती है कि उनको अपना घर छोड़ करके एक दूसरे घर में विदा होना पड़ता है और एक दूसरी फैमिली में जाके उसको अपना फैमिली मानना होता है। तो एक गर्ल के लिए आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा मुश्किल का काम होता है कि अपनी जहाँ हमने जन्म लिया है उसको छोड़ के दूसरे घर में हम जाते हैं। तो फैमिली एक ऐसा जगह होता है जहाँ हम जन्म लेते हैं, अपनी सारी अच्छी बुरी चीज़ें वहाँ शेयर करते हैं, बहुत सारी खुशियाँ मनाते हैं, दुख बांटते हैं। तो उस जगह को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है छोड़ना। तो फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फैमिली, फैमिली के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो फैमिली बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ फैमिली होते हैं 2 टाइप्स ऑफ फैमिली में फर्स्ट इज़ न्यूक्लियर फैमिली, जिसको हम स्मॉल फैमिली भी कहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली मीन्स स्मॉल फैमिली, जिसमें कि 4 मेंबर तक होते हैं, अप टू 4 मेंबर्स, उससे ज़्यादा मेंबर्स नहीं होते हैं, जिसमें कि एक पेरेंट होते हैं, मदर फादर, और उनके बच्चे होते हैं, 1 या 2 जितने भी बच्चे हैं वो होते हैं। तो ये एक न्यूक्लियर फैमिली होती है। तो हम पढ़ेंगे इसमें, आप स्क्रीन पे आप लोग को सबको दिखाई दे ही रहा होगा कि अ फैमिली इन विच अ मैरिड कपल लिव्स विथ देयर अनमैरिड चिल्ड्रन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देना है कि मैरिड कपल हैं जिनके अनमैरिड चिल्ड्रन उनके साथ रहते हैं। इट इज़ समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड अ कंजुगल फैमिली, ठीक है। तो ये इनको स्मॉल फैमिली भी कहते हैं। तो ये जो परिवार होते हैं इनको हिंदी में एकल परिवार कहा जाता है। एकल परिवार जिसमें एक विवाहित जोड़ा, मैंने आप लोगों को बताया मैरिड कपल, मतलब इसमें एक विवाहित जोड़ा होता है, अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहता है, अनमैरिड चिल्ड्रंस, ठीक है, अविवाहित बच्चों के साथ रहता है। इसे कभी कभी वैवाहिक परिवार भी कहा जाता है या छोटा परिवार भी कहा जाता है, जिसको इसमें लिखा हुआ नहीं है बट मैं आप लोग को बता रही हूँ कि ये छोटा परिवार भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए एक कन्फ्यूजन कई लोगों को आता है कि भाई मेरा एक परिवार है जिसमें कि मदर फादर हैं और 2 बच्चे हैं जिनकी अब शादी हो गई, तो अभी भी हमारा परिवार क्या छोटा परिवार रहेगा? नहीं। जैसे ही शादी हुई, अगर लड़का है तो वहाँ पे घर पे एक न्यू मेंबर आ जाएगी बहू के रूप में, और वो मैरिड भी हो जाएगा, तो जिसके कारण वो फैमिली क्या हो गई, अब न्यूक्लियर फैमिली नहीं रही, वो फैमिली अब जॉइंट फैमिली बन गई, क्योंकि वहाँ मैरिड कपल जो है वो एक नहीं है। आपने देखा इसमें कि अ फैमिली इन विच अ मैरिड कपल, मतलब वहाँ एक ही मैरिड कपल होते हैं, मदर फादर ऑलरेडी हैं, तो जब आपका बच्चा भी मैरिड हो गया तो फिर वो मैरिड कपल वहाँ कितने हो गए? 2 हो गए, अनमैरिड चिल्ड्रन नहीं रहे अब, तो वो आपका हो गया न्यूक्लियर फैमिली, अब नहीं रहा, वो आपका जॉइंट फैमिली हो गया, क्योंकि वहाँ मैरिड कपल, नंबर ऑफ मैरिड कपल 2 हो गए। 1 मैरिड कपल है, मदर फादर है, इट्स ओके, इट्स न्यूक्लियर फैमिली। 1 अनमैरिड चिल्ड्रन है, ठीक है। उसी तरह अगर बेटी है उस घर में और वो बाहर चली जाती है, शादी होकर के दूसरे घर चली जाती है, तो वो फैमिली में अब वो सदस्य नहीं रही, वो अब जिस परिवार में गई है उस परिवार की वो मेंबर बन गई है। तो अब इस परिवार में अगर कोई एक मेंबर बचा हुआ है, भाई या बहन कोई भी जो कि अनमैरिड है, तो अब ये परिवार न्यूक्लियर फैमिली ही होगा।
लेकिन जिस परिवार में वो बेटी चली गई वो फैमिली, अगर वहाँ मदर फादर और एक बेटा था और ये बहू बन के गई तो वो जॉइंट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ 2 मैरिड कपल्स हो जाएंगे। तो दैट इज़ क्लियर कि न्यूक्लियर फैमिली में फर्स्ट है कि 1 मैरिड कपल होने चाहिए, एक ही वैवाहिक जोड़ा होना चाहिए, जिनके अगर बच्चे हैं तो वो अनमैरिड होने चाहिए। यहाँ तक आप लोग सभी को क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंडेड और जॉइंट फैमिली मतलब विस्तारित या संयुक्त परिवार, जिसको हम बोलते हैं कि हमारा जॉइंट फैमिली में हम रहते हैं, है ना। तो इट इज़ अ फैमिली इन विच अ मैरिड कपल लिव्स विथ हिज पेरेंट्स। अब यहाँ क्या है कि यहाँ पे जो फैमिली है इसमें यह एक ऐसा परिवार है जिसमें एक विवाहित जोड़ा अपने माता पिता, दादा दादी, बच्चों और अन्य रिश्तेदारों के साथ रहता है। इसको मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ कि इट इज़ अ फैमिली इन विच अ मैरिड कपल लिव्स विथ हिज पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड अदर रिलेटिव्स। तो वहाँ वो किसके साथ रहते हैं? ये एक ऐसा परिवार है जिसमें एक विवाहित जोड़ा अपने माता पिता, मतलब वो भी विवाहित हैं, दादा दादी वो भी विवाहित हैं, बच्चों और अन्य रिश्तेदारों के साथ रहता है। जो विवाहित हो सके होंगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तब भी जॉइंट ही रहेगा। अर्लियर इन इंडिया मोस्ट ऑफ द फैमिलीज वर ऑफ दिस नेचर, बट नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फैमिली इज गेटिंग डाइल्यूटेड। मतलब क्या है कि अर्लियर इंडिया में, मतलब पहले का जो पुराना जो लोग थे, पहले जो हमारा भारत था, उसमें अधिकांश परिवार इस प्रकृति के थे, लेकिन अब संयुक्त परिवार की अवधारणा कमज़ोर हो रही है, ये डाइल्यूट हो रही है, कहीं गुम हो रही है। अब आप बहुत देखेंगे कि बहुत सारे परिवार जो हैं वो जॉइंट में नहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ या तो वो जॉब के कारण कहीं बाहर रह रहे हैं, उनके माता पिता कहीं अलग रह रहे हैं, या पढ़ने के कारण बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो माता पिता अलग हैं और बच्चे कहीं बाहर पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आजकल इतनी ज़्यादा मतलब कॉमन हो गई हैं कि अब जॉइंट फैमिलीज़ बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो इट इज़ अ फैमिली इन विच अ मैरिड कपल लिव्स विथ हिज पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड अदर रिलेटिव्स। अर्लियर इन इंडिया मोस्ट ऑफ द फैमिलीज वर ऑफ दिस नेचर, बट नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फैमिली इज गेटिंग डाइल्यूटेड। ये सब चीज़ें अब गुम होती जा रही हैं। तो इसका आप रीज़न बता सकते हैं कि क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? कौन कौन से रीज़न इसके हो सकते हैं कि हमारा जो संयुक्त परिवार है वो ख़त्म होता जा रहा है? पहले तो बहुत सारे संयुक्त परिवार ही हुआ करते थे, पर अब हम देखते हैं ज़्यादातर एकल परिवार ही हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज ही हमको देखने मिलती है। व्हाट इज़ द रीज़न? आप इसके पीछे क्या रीज़न है? आप मुझे अगर कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोग जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं। तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताते रहिए कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि अब जॉइंट फैमिलीज ज़्यादा देखने को नहीं मिलती हैं। ज़्यादातर सिंगल आपको मिलेंगे, मतलब एकल परिवार आपको देखने मिलेंगे जो कि न्यूक्लियर फैमिली होती है। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, ये आप क्या बता सकते हैं? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मेरिट्स ऑफ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली के क्या क्या मेरिट्स होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं? तो जॉइंट फैमिली जो है उसके बहुत सारे हमें फ़ायदे भी होते हैं कि डिवीज़न ऑफ लेबर, जॉइंट फैमिली सिक्योर, द एडवांटेजेस ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। इसमें क्या होता है कि जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें श्रम का विभाजन हो जाता है। संयुक्त परिवार श्रम विभाजन के लाभों को सुरक्षित करता है। जो एक जॉइंट फैमिली होती है वहाँ जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो अपने कामों को डिवाइड कर लेते हैं, वर्क डिवीज़न हो जाता है वहाँ पे, है ना, डिवीज़न ऑफ लेबर हो जाता है, जिसको कहा जाता है कि वहाँ कामों को बांट लिया जाता है कि भाई आप ये काम कर दीजिए, मॉर्निंग का आप खाना बना दीजिए, हम इवनिंग का खाना बना देंगे। तो लेडीज़ लोगों को काफ़ी आराम हो जाता है। उसके बाद अगर हमने वहाँ पे मेड रखी है तो वो मेड भी उसी में ही सारा काम कर लेती है, तो अलग से
हम 2 घर हैं तो 2 मेड रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो काम को वहीं से वहीं डिवाइड कर दी। किचन एक होता है तो 2-2 किचन की ज़रूरत नहीं है, एक ही किचन में सारा काम हो जाता है। तो जैसे ही श्रम का विभाजन हो जाता है, लेबर का डिवीज़न हो जाता है, तो ये बहुत आसान हो जाता है कि हम वहाँ पे काम करना आसान हो जाता है, हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है वर्क करना। और इकोनॉमिक जो कंडीशन होती है उसमें जो एक्सपेंडिचर होते हैं, व्यय में जो अर्थव्यवस्था है वो भी बहुत मजबूत इसलिए रहती है कि बहुत सारे खर्चे हमारे आधे हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपका जो रेसिडेंशियल जो आपका खर्चा आता है, जो रहने का खर्चा आता है, जो लोग किराए से रहते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर एक जॉइंट फैमिली है किराए से रह रही है तो उनको एक घर का किराया देना पड़ रहा है, लेकिन वही अगर डिवाइड हो जाती है, एक्सटेंड 2 अलग अलग रूम लेती है, तो उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। एक्सपेंडिचर में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है एक्सपेंडिचर, है ना। तो इकोनॉमिकली क्या हो जाते हैं, हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं वो हमारे काफ़ी कम हो जाते हैं। उसके बाद जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि कई बार बड़ा कोई बच्चा है जिसके कपड़े छोटे बच्चे पहन लेते हैं। बहुत सारे बर्तन भी हम देखेंगे कि वहाँ पे मतलब एक ही बर्तन में घर का सबका काम चल जा रहा है, कि 4 कढ़ाइयाँ हैं तो 4 कढ़ाई में काम चल जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इकोनॉमिक जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है उसको बहुत बैलेंस्ड रखता है जॉइंट फैमिली में। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम डिवीजन ऑफ लैंड। ये बहुत बड़ा मैटर होता है कि जॉइंट फैमिली जो रहती है वहाँ पे आपको भूमि के विभाजन से सुरक्षा मिलती है। ये बहुत बड़ा एक तरह से प्रोटेक्शन हम मानेंगे कि एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा होता है जो कि बंटवारे से बच जाता है। जब तक फैमिली साथ रहती है तब तक वहाँ बंटवारा नहीं होता है, और एक बहुत बड़ा लैंड आपको मिल जाता है जहाँ पे आप एग्रीकल्चरल जो भी यूज़ करना है आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो फैमिली टूटती है तो उसमें डिविजन्स जो हो जाते हैं लैंड का, जो भूमि का जो विभाजन हो जाता है, उससे क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़े भूमि के हो जाते हैं, और फिर उनमें कई बार क्या होता है, आपस में झगड़े भी होते हैं, कलह भी होती है। सोशल सिक्योरिटी, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, सामाजिक सुरक्षा। सोशल सिक्योरिटी मतलब सामाजिक सुरक्षा, मतलब हम लोग सिक्योर भी काफ़ी हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ऐसा है कि वहाँ एक माता पिता हैं जिनके 2 बच्चे हैं और दोनों ही मैरिड हैं, बट एक जो है थोड़ा सा उसका इकोनॉमिक कंडीशन उतना अच्छा नहीं है और दूसरे का अच्छा है, तो वो दोनों आपस में क्या करते हैं, उस चीज़ को बैलेंस करके चलते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उनमें जो एक सामाजिक सुरक्षा है उसका भाव हो जाता है। जैसे कमी जो है फील नहीं होती है, अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई दूसरा भाई जो है वो उस चीज़ को बैलेंस कर देता है। लेकिन अगर आप अलग रहते हैं फैमिली से, तो जो आपके पास है, अगर आप किसी मुसीबत में आ जाते हैं तो आपका हेल्प करने वाला कोई नहीं है। लेकिन जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि माता पिता होते हैं, अगर हमारा एक भाई और साथ में रहता है तो वो हमारी हेल्प कर देता है। तो इससे क्या होता है कि हमको एक सामाजिक रूप से हम सुरक्षित होते हैं, प्रोटेक्शन हमको मिल जाती है। सोशल बेस पे हम देखते हैं तो हम बिल्कुल प्रोटेक्टेड फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं कि हाँ हमारे साथ तो हमारा भाई है। कहते हैं ना लोग कि ये मेरा भाई मेरे लिए देखो ये किया, मेरे लिए वो किया। कई जगह हम देखते हैं कि एक बड़ा भाई जो है वो घर के सारे खर्चे उठा रहा है, और छोटा भाई जो है वो थोड़ा छोटा है तो वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। कई कई जगह ये भी देखते हैं कि उनके माता पिता आज दुनिया में नहीं हैं और उस भाई ने ही उसको पूरा तरह से संभाल के बड़ा किया। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि ये सोशल सिक्योरिटी ये जॉइंट फैमिली में ही देखने को आप मिल सकती है, या आप किसी न्यूक्लियर फैमिली में तो नहीं देख सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड्स। जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बेसिक जो हमारी नीड्स है, उनकी पूर्ति हो जाती है। मतलब जो चीज़ें हमको नॉर्मली चाहिए घर पे, अब क्या होता है कि सोफ़ा रख लिया तो हाँ भाई सोफ़ा सबके लिए यूज़ हो गया, गाड़ी रख ली एक तो उसको कभी ये भी चला रहा है कभी वो भी चला रहा है। तो कई सारी चीज़ें जो हैं हमारी क्या हो जाती है, हमें सेटिस्फेक्शन दे देती हैं, और मिल करके ये सारी चीज़ें आपस में मिलजुल कर हम मतलब उस चीज़ को पूरा कर पाते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, सेटिस्फेक्शन हो जाता है, हमको जो बेसिक नीड्स हमारी होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। एक जॉइंट फैमिली में ये पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि अब नेक्स्ट पॉइंट जैसे हम देखेंगे कि रेयरिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की जो परवरिश होती है वो बहुत आसान होती है। ये वो लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इन चीज़ों को, जो मदर जो हैं अकेले अपने बच्चों को बड़ा कर रही हैं। कितना बड़ा एक टास्क उनके लाइफ में रहता है कि वो बच्चों को बड़ा करना रहता है, अकेले उनको पालती हैं। कितने तरीके, कभी वो खुद बीमार होती हैं तो उनको देखने वाला कोई नहीं है, बच्चा भी बीमार है। लेकिन जॉइंट फैमिली में ये चीज़ नहीं होती है। जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है कि अगर
आप बीमार हो गए, आपका बच्चा बीमार है, तो उनको देखने के लिए कोई ना कोई चाचा मामा कोई ना कोई तो वहाँ रहता है जो उस बच्चे को देखभाल करता है, उस लेडी को खाने पीने दे देता है एटलीस्ट। लेकिन ये जो सिंगल जो आप एकल परिवार देखते हैं उसमें ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मदर अकेली है, उसको सब कुछ खुद देखना है। तो बहुत सारी परेशानियाँ एक बच्चे को पालने में उठानी पड़ती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि हम जॉइंट फैमिली से हैं, बिलोंग करते हैं, तो हमारा बच्चा जो है बहुत इजीली ग्रो करता है। और जो दादा दादी होते हैं उनसे हमें कई सारे सीख भी मिलती है बच्चों को, तो वो उनके साथ भी घुले मिले रहते हैं, या उनके चाचा चाची रहते हैं तो उनसे वो घुल मिल जाते हैं, तो वो उनको अच्छा लगता है, एक उनको लगता है कि हाँ हमारा भी कोई है। और उनके कज़िन्स होते हैं तो उनको फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि घर पे उनको उनके फ्रेंड्स मिल जाते हैं, उनके एज ग्रुप के ही होते हैं। तो बच्चों का जो पालन पोषण है, परवरिश है, वो एक जॉइंट फैमिली में मुझे लगता है कि बेस्ट होती है, क्योंकि वहाँ इतना आसान सब कुछ हो जाता है कि जो एक बच्चा है उसको बहुत सारी चीज़ें माँ को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फैमिली में इतने लोग सिखाने वाले होते हैं कि बच्चा कई चीज़ें सीख जाता है। सोशल वर्च्यू हम देखेंगे, एक सामाजिक जो हम इसमें देखते हैं कि गुण होता है उसमें बच्चों में जो आ जाता है, उसका बहुत बड़ा जो एक कारण है वो ग्रैंड पेरेंट्स का होना है। क्योंकि माता पिता आजकल ऐसा है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे माता पिता दोनों ही जॉब कर रहे हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो बच्चों की परवरिश पे उतना ध्यान दे सकें। तो जो फैमिली में ऐसे हैं कि माता पिता दोनों काम कर रहे हैं, वहाँ दादा दादी होते हैं घर पे, या कोई चाचा चाची हैं घर पे अगर जॉइंट फैमिली में हैं तो वहाँ क्या होता है कि उनकी परवरिश में और जो सामाजिक गुण हैं वो देखने के लिए परिवार का कोई बड़ा वहाँ पे शामिल होता है, जो उनको सारी चीज़ों की जानकारी देता है कि हाँ भाई आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ये सारी चीज़ें बताता है। सोशल कंट्रोल, नेक्स्ट पॉइंट इज़ द लास्ट पॉइंट, सोशल कंट्रोल। तो सोशल कंट्रोल में ये होता है कि हमें सामाजिक नियंत्रण मिल जाता है। यह एक ऐसा परिवार होता है जिसमें मतलब यहाँ पे क्या होता है, सोशल कंट्रोल इस तरह से हो जाता है कि जो फैमिली के जो बड़े मेंबर्स हैं, दादा दादी हैं, माता पिता हैं, वो लोग एक कंट्रोल में रखते हैं बच्चों को, हर तरह से सामाजिक रूप से वो एक कंट्रोल में रहते हैं कि हाँ हमको ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। कुछ फैमिली के प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके हिसाब से वो चलते हैं। तो इस तरह से हमारा ये तो हमने देखा कि एक मेरिट्स, मतलब हमारे जो संयुक्त परिवार के जो लाभ हैं, जो अच्छाई है, वो हमने देख ली कि एक संयुक्त परिवार में, जॉइंट फैमिली में क्या क्या मेरिट्स होते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट फैमिली। अब देखिए कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा होगा, उसमें कुछ बुरा है तो कुछ अच्छा होगा। तो अगर आप एक कॉइन को देखते हैं तो अगर उसमें आप कॉइन उछालते हैं ऊपर, वो जब नीचे आके गिरता है तो उस पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, कभी हेड भी आता है कभी टेल भी आता है। तो जिस तरह से कुछ गुण हैं उसी तरह से कुछ अवगुण भी हैं, मेरिट्स भी हैं तो डिमेरिट्स भी हैं। तो डिमेरिट्स ऑफ जॉइंट फैमिली, हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें क्या होता है कि एक संयुक्त परिवार में जब हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बहुत बार ये देखा गया है कि व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। मतलब जो हम चाहते हैं कि हमारा पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट हो, तो कई बार ये नहीं हो पाता है। ये इसका रीज़न ये होता है कि हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि जनरेशन गैप। तो ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि यू ऑल आर टीचर्स, तो आपको पता है कि एक जनरेशन जो होती है उसमें इंसान के सोच में बहुत अंतर आ जाता है, पर्सन टू पर्सन वो डिफ़र करता है कि एक पुराने समय में जो व्यक्ति है उसकी सोच में कुछ अलग बातें हैं और कुछ नए जो अभी आ गए हैं उनमें कुछ अलग हैं। अब जो हमारे आने वाले आगे का जनरेशन है वो हमसे कुछ और ही अलग होगा। तो ये जो पर्सन टू पर्सन चेंजेस आता है, जो एक जनरेशन आपका आता है कि मेरा एक परिवार ये ख़त्म हुआ, आगे मेरे आने वाले बच्चे हैं, फिर उनके बच्चे हैं, तो ये एक एक जनरेशन होती है। तो ये जो जनरेशन गैप है इसके कारण कई बार क्या होता है, व्यक्तित्व में बाधा हो जाती है। बहुत कॉमन है ये प्रॉब्लम, और इंडिया में इसलिए भी और कॉमन हो जाती है क्योंकि यहाँ लेडीज़ जो हैं उनके व्यक्तित्व का विकास में ये बहुत बाधा करता है। क्योंकि कई बार होता है कि फैमिली के जो सीनियर मेंबर्स होते हैं उनका कहना होता है कि भाई क्यों बाहर जाके काम करना है, घर में रहेंगे, घर में काम करेंगे।
तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, हम तो घर में ही काम करते थे, हम तो कहीं बाहर नहीं जाते थे। तो इस तरह से क्या होता है, कई बार उनको रोक लगाई जाती है। तो इस कारण से कई बार जो लेडीज़ है घर की, उसमें बहुत सारे अच्छे गुण होने के बावजूद भी वो बाहर नहीं जा पाती है और बाहर जाके कोई काम नहीं कर पाती है, और बहुत सारे जो उसके में टैलेंट हैं वो टैलेंट दबे हुए ही रह जाते हैं। तो ये जॉइंट फैमिली का जैसे हम कुछ बेनिफिट्स देखते हैं, मेरिट्स देखते हैं, तो डिमेरिट्स भी है कि व्यक्तित्व के विकास में बहुत बाधा आती है इसमें। तो कई जगह ये भी देखा गया है। और कलह भी बहुत होता है। क्यों होता है कलह? इसका रीज़न आप लोग बता सकते हैं कि जॉइंट फैमिली में क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, कलह क्यों होता है, मतलब आपस में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? इसका बहुत सारा रीज़न है, एक रीज़न तो नहीं है। तो जो जॉइंट फैमिली में होंगे वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ ये जो वाद विवाद, इस तरह का जो भी डिस्प्यूट आपस में आता है, ये क्यों होता है? ये एक जॉइंट फैमिली में होता ही है ये चीज़। मुझे आप लोग के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप लोग ज्वाइन है या नहीं है मेरे साथ। तो देखते हैं आगे कि ये जो कलह जो होते हैं जॉइंट फैमिली में, ये इस तरह से आ जाते हैं कि कई तरह के इसके रीज़न हैं जो जॉइंट फैमिली में हैं। हाँ, यश ने मुझे रिप्लाई किया है, ज़्यादा लोग होते हैं। यस, ये रीज़न होता है, ज़्यादा लोग होते हैं, दैट इज़ द रीज़न कि ज़्यादा लोग होते हैं, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। और इसलिए चीज़ों की कमी भी होती है। यस, ये भी होता है कई बार कि चीज़ों की कई बार कमी हो जाती है। ये तब होता है जब उनके घर में कमाने वाला एक ही इंसान होता है और बाकी सारे जो हैं उस पर डिपेंड होते हैं। तो कई बार एक उनको जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसका सामना करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि भाई बहुत तंगी हो रही है। तो थैंक यू यश, आपने कमेंट किया, मुझे आप जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। तो ज़्यादा लोग होते हैं और इसलिए चीज़ों की कमी होती है, यश ने कहा है। और किसी को कुछ कहना है तो वो भी कह सकते हैं। बहुत सारे रीज़न है वैसे तो, देखिए एक तो ये हो गया। दूसरा एक रीज़न होता है जो मैंने आपको बताया था कि ज़मीन का जो बंटवारा होता है, एक लैंड का जो डिवीज़न करते हैं, उसके टाइम पे भी बहुत कुछ मुकदमे हो जाते हैं, कई बार वो कोर्ट केस चलते हैं, इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद कई जगह होता है कि लेडीज़ लोगों की कंडीशन बहुत ख़राब होती है। एक ही लेडीज़ है जिससे घर के सारे काम करवाए जा रहे हैं। जेंट्स की कंडीशन कई बार ख़राब होती है, वो एक ही कमाने वाला होता है घर पे और सारे काम वो कर रहा है, खर्च उसका अकेले के ऊपर पूरा आ रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर है कि वहाँ पे क्या होता है, कई बार लोगों की सोच फुल सपोर्ट। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यश, फुल सपोर्ट लिखा है यश ने, थैंक यू। तो फैमिली में क्या होता है, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो लेडीज़ लोग की स्थिति है वो भी बहुत ख़राब हो जाती है, उसके अकेले के ऊपर पूरा बोझ पड़ता है। कहीं जेंट्स की कंडीशन ख़राब होती है, कहीं कुछ कुछ चीज़ों की कमी होती है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये होती है कि लोगों की सोच बहुत डिफ़र करती है, थिंकिंग बहुत डिफरेंट होती है। हर पर्सन का अपना एक थिंकिंग होता है, ओपिनियन होता है, जो वो दूसरे पे सौंप देता है कि भाई तुमको ऐसा करना है या आपको ऐसा करना है। तो ये जो थोपी हुई चीज़ें ये हर कोई पसंद नहीं करता है। हर किसी का अपना एक मतलब पर्सनैलिटी खुद का होता है, ओन पर्सनैलिटी, वो कोई खोना नहीं चाहता है। तो इस कारण से कई बार कलह होते हैं। मुकदमे का स्रोत ये मैंने बताया आप लोगों को, सोर्स ऑफ लिटिगेशन, मतलब किसी तरह का केस, कोर्ट केस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें घर को कभी डिवीज़न को लेकर के होती है, कभी ज़मीन को, लैंड के डिवीज़न के लिए होती हैं। लॉस ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी भी खोती है। परिवार इतना बड़ा होता है कि लोग एक दूसरे के साथ कई बार टाइम स्पेंड प्रॉपर नहीं कर पाते, घर पे ही बिजी रह जाते हैं बहुत ज़्यादा। फिर है कि महिलाओं की दयनीय स्थिति होती है, कंडीशन बहुत, वुमेन की कंडीशन बहुत ही ख़राब होती है। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कि इंडोलेंस भी होता है, सुस्ती, आलस बहुत ज़्यादा होता है, लेथार्जी, मतलब बहुत सुस्ती लगती है। कई लोग इतना बिजी रहते हैं कि वो सुस्त भी हो जाते हैं, वही घर के सारे काम, इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं। अनियंत्रित प्रजनन, अनकंट्रोल्ड प्रोक्रिएशन, ये क्या होता है कि कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। और चाइल्ड मैरिज एक बहुत बड़ा रीज़न है जहाँ पे बच्चों का बाल विवाह, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि कई ऐसे वहाँ सीनियर पर्सन भी होते हैं जो चाहते हैं कि बच्चों का छोटे उम्र में चलो जल्दी जल्दी शादी कर दो, ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं है कि भाई इसको नहीं पढ़ाना है, लड़की है, जल्दी शादी करो, इसको निपटाओ। तो ये वाला काम वहाँ पे बहुत कई बार देखने को मिलता है। तो जहाँ इसके कारण बाल विवाह, कई कम उम्र में शादियाँ भी हो जाती हैं। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया।
अब आप लोग को क्वेरी होगी कि भाई हमको नोट्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे होगा हमारा सारा काम, कैसे नहीं होगा। तो आपको डाउनलोड किया वो सब करना पड़ेगा। नोट्स जो है वो आपको फिलअप फॉर्म के, आप वेबसाइट में जाएंगे तो आपको सारे नोट्स जो हैं ईजिली मिल जाएंगे, जो जो आपको नोट्स चाहिए। आज तो आपकी फ़र्स्ट क्लास है, तो आपका फ़र्स्ट क्लास के हिसाब से जितना मुझे लगा कि सिलेबस इतना होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए सिलेबस के बारे में, तो वो मैंने बता दिया। और एक छोटा सा टॉपिक तो नहीं था, ये बड़ा टॉपिक था जो आज कंप्लीट नहीं हो पाया, कल कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग तो डेली मेरे साथ जुड़े रहेंगे, और डायरी और पेन आपको एवरीडे रखना है। किसी तरह का आप लोगों को कोई भी क्वेरी होती है, डाउट होता है, तुरंत आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताएंगे। और नोट्स के लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बताया है ये वीडियो आप एक बार और देखेंगे ना, तो आपको बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स तो इसमें वीडियो में ही आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने इसीलिए बुलेट पॉइंट शो किए हैं। तो आपको मतलब डीपली आपको उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद सोचिए, इसमें आप खुद सोच सकते हैं कि एक जॉइंट फैमिली में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या ख़राब चीज़ें हैं। तो हमने आज जॉइंट फैमिली के बारे में ये देखा है कि उसमें क्या अच्छी चीज़ें हैं, मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं। तो कल हम देखेंगे कि जो एक जो छोटी फैमिली जो होती है, न्यूक्लियर फैमिली होती है, स्मॉल फैमिली होती है, उसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं। हाँ, विजय महतो कह रहे हैं कि विचार नहीं मिलते हैं सबके। यस, ये तो बात है कि विचार सबके नहीं मिलते हैं, विचार सबके अलग अलग होते हैं। तो ये थिंकिंग प्रोसेस, ये तो जनरेशन जो आपका नेक्स्ट आता जाएगा ना, तो आपके विचार नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो इतनी एडवांस जनरेशन अब जो आ रही है, हमारे जो बच्चे हैं आगे, वो इतनी एडवांस है कि बोलते हैं कि आप लोग कितना स्लो काम करते हैं। मतलब उनको ये लगता है कि ये काम तो इनसे हो नहीं सकता। और वाकई में अभी अब जो आने वाली जनरेशन है, दे आर वेरी फास्ट, वो बहुत फास्ट है। मैं तो उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि मुझे लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं हमसे कहीं बेहतर वो काम करेंगे। तो इसके लिए तो मुझे लगता है कि जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन है वो बहुत अच्छी करेंगी। और यश का प्रॉपर रिप्लाई आ रहा है, थैंक यू यश। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक इतना एक्टिव स्टूडेंट मेरे क्लास में है। यश, अब तो मुझे नाम बिल्कुल याद हो गया। आई एम वेटिंग फॉर टुमारो, आपका वेट करूँगी मैं टुमारो, यश ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं। वेरी गुड। और आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको नोट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, जिनके अगर बैचेस का कोई आप लोग को इशू है तो आप लोग एक बार फिर से देख लेंगे। एक बार मैं रिवाइज़ कर दे रही हूँ बैचेस। तो मॉर्निंग 9 AM से आपकी SST की क्लास है, 10 AM मैथ्स की है, 11 o'clock से लेकर के आप लोगों का 1 o'clock तक एक ब्रेक मिल जाएगा फॉर योर लंच। अगर कई लेडीज़ ऐसी हैं जो कि मदर भी हैं और वो टीचर भी हैं और वो यहाँ पढ़ रही हैं, तो उनको घर में काम भी होते हैं, तो ये देखिए कितना अच्छा टाइम मैनेज किया गया है इसमें। तो आपको प्रॉपर लंच के लिए टाइम मिल जाएगा, बनाने के लिए और खाने के लिए। तो 1 PM जो है आपकी 2 क्लासेस हैं, जनरल इंग्लिश एंड संस्कृत। और 3 o'clock PM CDP की क्लास है, उसमें आपको एक लंच ब्रेक मिल जाएगा, जिसमें आप इजीली लंच करके थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। और 4 o'clock आपकी रीजनिंग की क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्लासेस है, कोई भी मिस मत करिए प्लीज़, ओके। 6 o'clock मैं आ जाऊंगी आपके सामने एवरीडे, मंडे टू सैटरडे। और 7 PM कंप्यूटर की क्लास है। देन लास्ट हिंदी की क्लास है, उसके पहले आपको एक डिनर ब्रेक मिल जाएगा। कोई भी आपको क्वेरी होगी, स्क्रीन पे आपके नंबर शो कर रहा है 8209837844, इस पे आप क्वेरी कर सकते हैं। नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, दैट इज़ नो इशू, कोई इशू नहीं है इसमें। तो आप लोग अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे कि भाई आप लोगों को कैसा लगा मेरे साथ 1 घंटे जुड़ करके, और आगे क्या क्या चीज़ हम इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको जो भी कमी लगती है आप वो भी बताइए, अच्छी चीज़ें भी बताइए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट ला सकूं। आप लोग का एक लाइक भी मुझे बहुत सपोर्ट करेगा, ताकि मैं और अच्छे कंटेंट आप लोग को दे सकूं। तो आशा करती हूँ आप लोग कल भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो थैंक यू।